बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू पेन ग्रेविटी। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज़ 23 ऑफ अप्रैल 2025। और ये रहा बेटा जो आपका टुडे डॉन न्यूज़पेपर है, इसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज। और इस लेक्चर के अंदर मैं ये वाला आपका जो एडिटोरियल वाला सेक्शन है इसको कवर करूँगा। बाकी ये वाला जो आपका ओपिनियंस वाला सेक्शन है जिसके अंदर चारों ओपिनियंस हैं, इसकी अगर आप लोग इसका भी लेक्चर सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है इस नंबर पर फोकल पर्सन से रब्ता कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है पेन ग्रेविटी उसे भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। टुडे क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ये आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। प्रेसिडेंट का तो तकरीबन सबको ही पता होगा, लेकिन क्योंकि अब CSS PMS के अंदर स्क्रीनिंग शुरू हो चुका है तो इसकी तैयारी भी साथ साथ ही हो जानी चाहिए। और बाकी इस फील्ड के अंदर जो है हम तो नए तो नहीं हैं, बहरहाल 2024 के ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं। आप इनको ओपिनियंस के लेक्चर हैं सुन सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है उसे विजिट कर सकते हैं। 2025 के जनवरी फरवरी मार्च के अवेलेबल हैं, अप्रैल जो है उसके भी मौजूद हैं। और आगे मई की रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस को भी ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है जी। सेंटर्स शैडो, अब क्या कहता है राइटर इसके अंदर। पहले क्रक्स सुन लें, उसके बाद इसके अंदर क्या लिखा है वो डिस्कस कर दूंगा। क्रक्स ये है, सेंटर से यहां पर उसका मुराद है फेडरल गवर्नमेंट। आपको पता है कि जिस तरह मैंने आपके प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट करंटली वर्किंग इन पाकिस्तान। नंबर 1 जो मेन है वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है। सेकेंडली आपकी प्रोविंसेस गवर्नमेंट हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं हर सूबे की है। एंड थर्डली जो लोकल गवर्नमेंट है, इसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। तो बेटा यहाँ पर राइटर ये कहता है कि जो सेंटर्स शैडो, शैडो कहते हैं साए को, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर सेंटर्स के शैडो, यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर अपनी जो पावर्स हैं उनको बढ़ा रही है, अपना जो कंट्रोल है वो बढ़ा रही है। और बाकी तीसरी गवर्नमेंट तो आपको पता ही है, जो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो तो डेवलप ही नहीं हुआ, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर्स को भी क्या कर रही है, अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। किस एंगल में यहाँ पर बात कर रहा है, इसके अंदर राइटर बात कर रहा है मिनरल्स को लेकर। मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, यू नो वेरी वेल कि आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के अंदर आजकल ये वाला लॉलीपॉप भी चल रहा है कि पाकिस्तान में से मिनरल्स निकल आए हैं और लिहाजा अब पाकिस्तान जो है उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। इस तरह की बातें पहले भी बड़े मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर होती रही हैं, लेकिन आजकल ये चल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर मिनरल्स के अंदर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, आप इसमें कॉपर कह सकते हैं, गोल्ड कह सकते हैं, और इसके अलावा कई मिनरल्स बेटा ऐसे हैं जो आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे कि लिथियम वगैरह है, बैटरियों के अंदर यूज़ हो रहा है। आपकी जो सोलर बैटरियां आ रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बन रही हैं, कारें बन रही हैं, उसके अंदर ये बैटरियां यूज़ हो रही हैं। सोलर पैनल्स के अंदर ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इस्तेमाल हो रहे हैं। इन द सेम फैशन आपकी जो चिप्स बन रही हैं, चिप्स ये आलू वाली नहीं, सॉरी, ये जो चिप लगी होती है ना बोर्ड्स के अंदर, जो चिप होती हैं वो उनकी बात कर रहा हूँ। तो कोई भी जो लेटेस्ट आपकी डिवाइस आ रही है, कोई भी आ रही है, कोई भी जो मशीन आ रही है लेटेस्ट कंप्यूटराइज आपको जिसको कह सकते हैं, उसके अंदर ये चिपें लग रही हैं और वो चिप जो है इन्हीं क्रिटिकल मिनरल से मिलकर बनती है। ठीक है, यहाँ तक कि आपका जो वेपन सिस्टम का निज़ाम है वो भी जो है, वेपन सिस्टम्स भी क्या हो रहे हैं, उनको भी कंप्यूटराइज किया जा रहा है। तो इनकी वजह से ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, इसकी वजह से इनकी कदर जो है मिनरल्स की बढ़ रही है। और पाकिस्तान के अंदर ये मिनरल्स बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ कहाँ पर मौजूद हैं, अभी लेटेस्ट KPK के अंदर मौजूद है। तो अब जो ये जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी है, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एक मिनरल बलूचिस्तान की सरजमीन के नीचे से निकलता है तो उसके ऊपर जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है उसका कितने फीसद हक होगा, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका कितना उसके अंदर हक होगा, और जो बाकी पाकिस्तानी हैं जो पंजाब में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, या जो दूसरे मुख्तलिफ एरियाज में रहते हैं, उनका उसके ऊपर कितना हक होगा।
तो बाकियों के हक का तो इनको पता नहीं है। बहरहाल फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ किस्म की लेजिस्लाइजेशन कर रही है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के वो क्या कर रही है, लाज बना रही है, एक्ट्स बना रही है। और उसमें उसका जो मेन मकसद है वो ये है कि ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं ये कहीं पर भी निकलें, उसकी जो उन क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जो फैसले करने हैं, उसके फैसलों की जो पावर है वो मेरे पास आ जाए। और ये कैसे मुमकिन है? लॉ बनाकर ही मुमकिन है, और ऐसे लॉ बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस पर राइटर लिखता है क्या सेंटर शैडो कि फेडरल गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, सेंटर को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो इस तरह के लाज बनवा कर क्या कर रही है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ताकत पावर है उसको अपने कंट्रोल में कर रही है, और मिनरल्स के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं डिसीजन मेकिंग कर रही है वो अपने अपने पास इन लेकर आ रही है। तो ये है राइटर लिखता, और अल्टीमेटली एक गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे आपको पता है नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है? नफरतें पैदा होती हैं इससे, ठीक है। बहरहाल अब आगे डिटेल में चले जाते हैं कि डिटेल में क्या लिखा है। डिटेल में ये लिखा है माइनिंग लेजिस्लेशन। माइनिंग यानी कि ये जो क्रिटिकल मिनरल्स निकल रहे हैं इनको लेकर अब लेजिस्लेशन करनी है। निकल तो आए हैं, किसको कितना देना है वो करना है। तो इसके अंदर जो SIFC है ना वो बड़ी एक्टिव है। अब आपको ना ये SIFC का पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस, ये है क्या चीज़। तो ये आप समझ लें, ज़्यादा आसान करके बता दूं, आपके पास है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक बॉडी थी, बल्कि है भी। और इस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो मेन काम था ना वो ये था कि इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट अगर लगाना है ना तो उसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर डिस्कस किया जाएगा, और वहां से आगे वो जो है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से आगे वो प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया जाएगा पाकिस्तान में। ये है एक बॉडी। अब इस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को करके कमजोर, इसको साइड पर कर दिया है, और इसके जैसी एक बॉडी बना दी है SIFC। अब SIFC जो बनी है उसका काम भी यही है कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी से रिलेटेड जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने हैं वो SIFC के थ्रू लगाए जाएंगे। लेकिन इसमें और इसमें इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, और ये वाली जो है इसमें फौजियों को कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन इसमें जो मिलिट्री है उसका हिस्सा है। इसके अंदर जो इसके मेंबर्स हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब भी हैं, ठीक है। ये सिविल मिलिट्री कॉम्बिनेशन है। तो SIFC क्या है? स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, इसकी एब्रीवेशन आपने याद रखनी है। अभी इसको बनाया गया है, बहुत पुरानी नहीं है, कुछ साल पहले जब ये PDM की गवर्नमेंट थी तब इसको बनाया गया था, ठीक है ना। और कहा गया इसका मकसद ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको बूस्ट करना पाकिस्तान के अंदर। इसके मेंबर्स की अगर बात की जाए तो ऑल प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स इसके मेंबर हैं, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इसका मेंबर है। चेयरपर्सन, इसका चेयर हेड कौन है? वो शहबाज शरीफ साहब है, ठीक है। और इसमें बताया ये गया कि जब वो कोई भी बंदा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको जगह जगह पर जाकर पूछना पड़ता है। तो ये एक ऐसी बॉडी होगी जहां पर जो है कोई भी बंदा अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो डायरेक्ट यहाँ पर आए। लेकिन ये काउंटर किसको कर गई? इसको काउंटर कर गई, इसको कमज़ोर कर गई। और ये अगर आप लोग अभी देखें तो इस तरह की आपको मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके अंदर SIFC चल रही है। हर जगह पे कोई भी प्रोजेक्ट है तो SIFC है वहाँ पर, ठीक है। मतलब कि अब मैं इसको उधर और आसान कर देता हूँ, और आसान इस तरह कर देता हूँ कि पहले थी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर सारे कौन थे? सियासतदान थे, पार्लियामेंटेरियंस थे, ठीक है। वो बैठकर कोई बात कर सकते थे कि हम इस तरह से ये प्रोजेक्ट लगा लेते हैं। अब आ गई है SIFC। अब मतलब कि मिलिट्री की इजाज़त के बगैर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लग सकता, या मिलिट्री से डिस्कस किए बगैर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आप पाकिस्तान में इंस्टॉल ही नहीं कर सकते। समझ आ गई अब SIFC। अब ये जो SIFC है ना, ये अब मिनरल्स को लेकर बड़ी परेशान है कि अब मैं इसका क्या करूं। तो इसका इसने हल ये निकाला है कि अब ये लेजिस्लेशन करवा रही है, और लेजिस्लेशन ये इस तरीके से करवा रही है कि मैक्सिमम पावर्स जो हैं वो किसके पास चली जाए? फेडरल गवर्नमेंट के पास चली जाए। जितनी भी डिसीजन मेकिंग की जो पावर्स है ना वो
गवर्नमेंट किसके पास चली जाए, फेडरल को ट्रांसफर हो जाए, प्रोविंसेस से ले ली जाएं कि जब भी कोई फैसला करना है मिनरल्स के बारे में तो सूबों से पूछने की हमको ज़रूरत ही ना पड़े, हम खुद ही फैसला कर लें कि किस कंपनी को देना है, चाइना की कंपनी को देना है या अमेरिका की कंपनी को प्रोजेक्ट देना है, कितने % पे देना है, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये की जा रही है लेजिस्लेशन। ठीक हो गया जी। तो फेडरल गवर्नमेंट किसके कंट्रोल में है, यू नो वेरी वेल कि किस तरीके से पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं और किस तरीके से ये गवर्नमेंट किसके कंट्रोल में है। तो कहने को तो ये लेजिस्लेशन की जा रही है कि फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में दी जा रही है, बट इन रियलिटी इनके कंट्रोल में जा रही है। ठीक हो गया यहाँ तक। अब राइटर यहाँ पर कहता है कि 18th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है 2010 में, यानी कि 8 से 15 साल पहले, तो उसमें तो ये कहा गया था कि पावर नीचे तक दी जाए, जैसे मैंने आपका जो यस्टरडे वाला आपका एडिटोरियल है लोकल गवर्नमेंट वाला डिस्कस किया, तो कहता उसमें तो ये कहा गया था, लेकिन ऐसे यहाँ पर तो हमको नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ तक एक और भी चीज़ है कि बिफोर 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो यहाँ पर मिनरल्स थे उनके ऊपर पहला राइट सूबों का था, पावर सूबों के पास ज़्यादा थी डिसीजंस को लेकर, लेकिन राइट नो क्या की जा रही है, इस चीज़ को चेंज किया जा रहा है। अच्छा, चेंज क्या किया जा रहा है, बलूचिस्तान का तो ऑलरेडी जो है एक्ट बन चुका, ठीक है, उनसे पावर्स उन्होंने ले ली हुई हैं। केपीकी वालों का अब बना रहे हैं, लेकिन केपीकी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं हम देंगे। इनको देख के अब बलूचिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि जो एक्ट बनाया गया है उसको चेंज करो, ये हो रहा है। अच्छा, आगे मिनरल्स के बारे में क्या कहता है कि मिनरल्स की वेल्थ जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन इसको हम निकाल नहीं पाए। ज़ाहिर है इसको निकालने के लिए आपको पता है कि आपको अच्छी खासी जो है एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, मशीनरी चाहिए, जो पाकिस्तान के पास नहीं है। तो तकरीबन $6 ट्रिलियन के हमारे पास मिनरल्स हैं। तो अब लॉलीपॉप ये दिया जा रहा है कि ये जब हम लोग इस तरह से इतने पैसे हैं, तो जब ये मिनरल्स निकाल लेंगे तो पाकिस्तान की जो नेशनल इकोनॉमी के मसले हैं वो हल हो जाएंगे। और जो हम IMF के पास बार बार जाते हैं बेल आउट पैकेज लेने के लिए, तो ये मसले मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। राइटर क्या कहता है, राइटर कहता है ऐसी बात कुछ नहीं होने वाला, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहले भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुख्तलिफ किस्म के पाकिस्तानी लोगों के साथ जो है करती रही है वादे। नंबर 1 पे इन्होंने कहा कि बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है गल्फ कंट्री से, कुछ अर्सा पहले का कुछ भी नहीं आया। उसके बाद उन्होंने कहा हम लोग कॉरपोरेट फार्मिंग करने जा रहे हैं, उससे बड़ा कुछ फ़ायदा होगा। जो आपका आजकल प्रोजेक्ट है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव वाला, उससे भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, वो भी शिकार है। तीसरा, हमें जो है पिछली काफ़ी साल पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त भी हमें पाकिस्तान के अंदर गोल्ड के रिजर्व्स मिले, कॉपर के मिले, रिकॉर्ड डिकाया, इस तरह की स्टोरियाँ हम लोग सुनते रहे, लेकिन करंट रिजल्ट ज़ीरो। और ये भी ऐसा ही है। इसकी रीज़न है बेटा कि एक पहाड़ जो है ना, फॉर एग्जांपल किसी भी रिजर्व का है, उसको इस काबल बनाना, माइनिंग के काबल बनाने के लिए उसको 8 से 10 साल चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जाकर उससे कोई आना हो शुरू होता है। तो ये अगर आया भी तो अभी बहुत टाइम है, ठीक है ना। तो राइटर कहता है कि सेंटर को, बहरहाल जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, सेंटर को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मामलात हैं उनके अंदर टांगें नहीं फंसानी चाहिए, और जो प्रोविंसेस के मिनरल्स हैं उनको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब आ जाता हूं मैं पेपर की तरफ। तो पेपर की तरफ बेटा सादी सी बात है, बहुत मुश्किल बात नहीं है। इन चीज़ों को पढ़ने के बाद सिंपल सी बात है, जब एक प्रोविंस है उसका फेडरल जो है हक मार रहा है, तो उससे क्या होगा? उससे वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ, फॉल ऑफ ढाका हुआ। इंटरनली हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। बलूचिस्तान की सूरत हाल पहले ही आपके सामने है, ठीक है, कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस करके वहाँ पर नफ़रत का बीज बोया गया। तो इस तरीके से फिर आप जब लोगों के राइट्स की वायलेशंस करेंगे तो ये गलत बात होगी। डेमोक्रेसी का मतलब है सबको साथ लेकर चलना। सो यू कैन पुट अप दैट डाटा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान की जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो उसको थ्रेट है इस चीज़ों से, ठीक है। आप टूट सकते हैं, आप तबाह हो सकते हैं। फॉरेन एलिमेंट्स आपको, आपके उन लोगों को जिनके साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, फॉरेन एक्टर्स उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया ना। इस तरीके से आप लोग ये चीज़ें जो हैं ये देख सकते हैं। इस तरह के जो एक्शंस हैं वो पाकिस्तान के लिए नेगेटिव हैं। ठीक हो गया जी। हिमालयन क्राइसिस, अब इसके अंदर राइटर क्या लिखता है, पहले क्रक्स बता देता हूँ। कहता है कि ये जो हिमालयन, आपको पता है ना हिमालयन, हिमालय जो है आपके, पहले दिखा देता हूँ। ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है,
तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको पता है ज़्यादातर क्या है, पहाड़ी सिलसिले, ठीक है ना। और यहाँ से ही ये सारे रिवर्स निकलते हैं, यहाँ से ही इंदस निकलता है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पर बर्फ़ जो है कम पड़ रही है, ठीक है। तो जब बर्फ़ कम पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में जो पानी है, क्योंकि बर्फ़ से पानी पिघलता है, पहाड़ों से दरियाओं में आता है, तो जब बर्फ़ कम पड़ेगी तो दरियाओं में आहिस्ता आहिस्ता पानी की कमी होती जाएगी और एक वक्त आएगा कि ये जितने, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया और हर वो मुल्क जो यहाँ से पानी लेता है, जिसके दरियाओं में यहाँ से पानी जाता है, वो सारे के सारे डिस्टर्ब होंगे। और ये तकरीबन 2 बिलियन लोग हैं, मिलियन नहीं है, 2 बिलियन के करीब जो लोग हैं वो डिस्टर्ब होंगे इससे। तो ये बात राइटर कहता है कि क्लाइमेट चेंज के अंदर आप ये जो बात टॉपिक है इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको ना ये थोड़ा सा ही जो हिंदकुश है, हिमालय रीजन्स है, ये आप लोग देख लें। ये बेटा नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ये सारे के सारे जो रीजन्स हैं, यहाँ पर माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन्स रेंज इनको आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ठीक हो गया। और बाकी ये हिंदकुश है, ये हिमालयन है, तो इसी की राइटर जो है वो बात करता है। अब इस रीजन को लेकर इसके बर्फ़ पड़ी, कम पड़ी, और उसके बाद क्या होता है, जब बर्फ़ कम पड़ती है तो पानी दरियाओं में आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक होगी बात, जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। इसका नुकसान क्या होगा, इसका क्या हो रहा है, वो सारा आगे हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर साइकिल क्या है, ठीक है। ये पहाड़ों पे बर्फ़ करने क्या जाती है, ठीक है। तो वाटर साइकिल सिंपल है बेटा। यहाँ पर कोई ज़मीन पे ऊपर अल्लाह ताला ने जो पानी पैदा किया हुआ है ना, उसका एक साइकिल है। साइकिल ये है कि देखें, यहाँ पर समुंदर के अंदर पानी है, कलेक्शन है यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा। यहाँ से पानी क्या होता है, अवेपोरेट होता है, अवेपोरेशन होती है। यानी कि जहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी अवेपोरेट करता है। अवेपोरेट करके पानी जो है वो कहाँ चला जाता है, हवा के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है और हवा जो है वो चलती है। अब जिस इलाके में थोड़ी सी कूलिंग होती है ना, वहाँ पर ये जो पानी है ये ठंडा होना शुरू हो जाता है और उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे ही उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है, इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, तो बारिश होना शुरू हो जाती है। फिर अगला जो थोड़ा सा और ठंडे इलाके में चला जाए तो ये जो बर्फ़ के कतरे हैं ये और ज़्यादा जम जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन जो है ये ना बेसिकली ये ज्योग्राफी की एक टर्म है। इससे मुराद होता है कि कोई भी चीज़ जो आसमान से नीचे गिर रही है, वो बारिश हो सकती है, वो बर्फ़ हो स्नो हो सकती है, आइस हो सकती है, ये सारी की सारी प्रेसिपिटेशन होती हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से पानी की कुल, फिर यहाँ पर जो क्या करता है, यहाँ से वेपोरेट होगा, यहाँ पे कंडेंसेशन होगी, यहाँ पर पहाड़ों पर गिरेगा। और पहाड़ों पर क्योंकि जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, तो वहाँ पर ये पानी जो है, बर्फ़ जो है जम जाती है। फिर जैसे ही जो समर का मौसम आता है, गर्मियों का मौसम आता है, तो ये जो बर्फ़ है ये पिघलना शुरू हो जाती है। और उसके बाद यही पानी जो है दरियाओं के थ्रू जो है घूम फिर कर दोबारा से कहाँ पर आ जाता है, समुंदर में आ जाता है, ठीक है। लेकिन दरिया क्योंकि चलती हैं, रास्ते में जिसने जितना इस्तेमाल करना है वो कर लेता है और बाकी वापस समुंदर में आ जाता है। तो इस तरीके से ये एक साइकिल चलता रहता है। अब यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि बर्फ़ कम पड़ रही है हिमालयंस के ऊपर। तो कम बर्फ़ होगी तो कम जो है पिघलेगी और बर्फ दरियाओं में पानी भी कम आएगा, तो उससे नुकसान होगा, ठीक है जी। अब आ जाएं, डिस्कस कर लेते हैं। कहता है हिंदकुश हिमालयन रीजन्स जो कि एशियाज़ के वाटर टावर्स हैं वो ट्रबल में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, ठीक है। अब ये एक लाइन आपने गौर से पढ़नी है। द अमाउंट ऑफ टाइम स्नो स्टेज, द अमाउंट ऑफ टाइम स्नो स्टेज ऑन द ग्राउंड आफ्टर इट फॉल्स। बर्फ गिरी, ठीक है, आसमान से नीचे बर्फ गिरी। द अमाउंट ऑफ टाइम स्नो स्टेज ऑन द ग्राउंड, तो यहां पर वो गिर गई, यहां पर वो पहुंच गई, ठीक हो गया। अब ये कितनी देर के लिए यहां पर रहती है, ये है पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि कितनी देर के लिए वो यहां पर रहती है। तो वो यहां पर थोड़ी देर के लिए ही रहेगी, उसके बाद पिघल जाएगी। उसकी रीजन है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक हो गया जी। आगे क्या है, कहता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, इनकी रिपोर्ट आती है, वो ये कहती है तकरीबन
नियरली स्नो मेल्ट कंट्रीब्यूट नियरली 25% ऑफ एनुअल वाटर फ्लो। 12 मेजर रिवर्स बेसन जो मैंने अभी आपको दिखाए, ठीक है ना, ये रिवर्स बेसन हैं, तकरीबन 12 हैं। इन सब के अंदर जो पानी है, यहाँ कहाँ से जाता है? पहाड़ों से जा रहा है। पाकिस्तान में कौन सा है? इंदस बेसन है, इसके ऊपर हम डिपेंडेंट है। हमारा तकरीबन 60% जो पानी है यहीं से आता है, ठीक है, यहीं से हम लोग लेते हैं अपनी इरिगेशन के लिए, अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, डेली यूज़ के लिए, यहीं से लेते हैं। लेकिन करंट जो 16% डिक्लाइन आ रहा है स्नो परसिस्टेंस के अंदर, यानी कि स्नो जो है वो कम हो रही, तो उससे क्या होगा? आगे जो दरिया है, बर्फ़ जो है वो पड़ती है लेकिन साथ ही पिघलना शुरू हो जाती है, ज़्यादा देर तक स्टे नहीं कर रही। बर्फ़ का ज़्यादा देर तक स्टे करना ज़रूरी है ताकि गर्मियों में पिघले और गर्मियों में हमारी ज़रूरत को वो पूरा कर सके। लेकिन वो ज़्यादा अगर अभी मेल्ट हो जाएगी तो गर्मियों में फिर कहाँ से पानी लेंगे, ठीक है, उससे पानी की कमी पैदा होगी, ठीक है, ड्राफ्ट्स आ जाएंगे, रेनफॉल का नुकसान, ये सारा कुछ हो जाएगा। कहता है पाकिस्तान के अंदर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले ही अलर्ट जारी किया, सिंध बलोचिस्तान पंजाब के अंदर बारिशों की कमी हुई, फिर हमारा तरबेला और मंगला डैम डेड लेवल के ऊपर पहुंच गया, तो पानी की हमें पहले ही प्रॉब्लम चल रही है। तो जब पानी की सप्लाई में प्रॉब्लम होगा तो उसका नुकसान क्या होगा? फूड इनसिक्योरिटी, फसलों को पानी नहीं प्रॉपर मिल सकेगा, जिसकी वजह से फसलों की आउटपुट कम हो जाएगी। रिड्यूस हाइड्रो पावर, हमारे जो जैसे तरबेला और मंगला के अंदर पानी नहीं है तो हमारी टर्बाइंस कैसे चलेंगी? वहाँ पर भी हमें नुकसान होगा, ठीक है ना। और ग्राउंड वाटर रिजर्व जो है हमारे हैं, वो जल्दी जल्दी फिर हम नीचे से ज़मीन से पानी निकाल कर इस्तेमाल करेंगे तो वो भी ख़त्म होते जाएंगे, ये नुकसान होगा। स्विफ्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। पहला एक्शन ये है कि अच्छे तरीके से जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जो हैं वो इस्तेमाल की जाए, यानी कि पानी को अच्छे तरीके से स्टोर किया जाए, नंबर 1। एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम जो है एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किए जाएँ, जैसे ड्रिप है, स्प्रे है, इस तरह की जो है वो इस्तेमाल किए जाएँ, ठीक है ना। और साथ में जिन इलाकों में ड्राफ्ट्स है उसके लिए प्लानिंग की जाए। तो ये आप वाटर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ज़ाया ना करें। दूसरा, जो आपकी नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलें, आप अकेलों का ये मसला नहीं है, सारे मिलकर वार्निंग सिस्टम्स इंस्टॉल करें, एक दूसरे का डाटा शेयर करें ताकि जो है इस प्रॉब्लम से निकला जा सके। एंड फाइनली आपको पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, ऐसी पॉलिसी जो नेशनल वाटर स्ट्रेटजीज और जो हमारे माहौल में चेंजेस आ रही हैं उनके जैसी बने। यहाँ पर मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। आपको जब हम लोग पढ़ते थे तो स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियाँ जून जुलाई अगस्त में होती थी, ऐसे ही है। सर्दियों की छुट्टियाँ जनवरी के आखिरी, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में वो हुआ करती थी, हमको सर्दियों की छुट्टियाँ। लेकिन गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजी चेंज नहीं की। अब क्या हो रहा है? दिसंबर के आखिरी वीक के अंदर कोई सर्दी नहीं पड़ती, लेकिन जनवरी के अंदर जाकर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और उस वक्त आपकी सर्दियों की छुट्टियां ख़त्म हो रही होती हैं। मतलब क्या है कि आपकी पॉलिसी इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। आपको चाहिए कि सर्दियों की छुट्टियों को आप देखें कि जब सर्दी ज़्यादा पड़ रही है तब दी जाए। यही बात वो यहाँ पर कह रहा है कि आपने जो स्ट्रैटेजीज़ हैं अपनी, वो पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज करनी है। जिस तरीके की इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रही हैं वाटर को लेकर, उसी तरीके से आप लोग अपनी जो है पॉलिसीज़ चेंज करें, ये करने की ज़रूरत है। लेकिन वो कहता है अगर इसी तरीके से आप लोग रहे ना, कुछ ना चेंज किया, तो तकरीबन 2 बिलियन लोग हैं जिनको ये वाटर क्राइसिस के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और जब बर्फ़ यहाँ से ख़त्म हो जाएगी तो हमारी ज़िंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। अब ये सारा क्यों हो रहा है? ये सारे का सारा ओनली ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। बर्फ़बारी कम हो रही है, वाटर की कमी हो रही है, और ये सारी चीज़ें अब हमको देखनी पड़ेंगी। तो ये डाटा आप लोग बेटा क्लाइमेट चेंज के अंदर यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ पर आपका ये लगता है। फिर वाटर के हवाले से आप बात करनी हो, वहाँ पर आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमी, हर जगह पर ये चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सीकर ऑफ पीस, पीस की तलाश करने वाले, यहाँ पर बेसिकली जो पोप फ्रांकिस है ना, उनकी ये बात करते हैं। वो मंडे वाले दिन जो है इस दुनिया से चले गए हैं। ये है पोप फ्रांकिस, ठीक है। इनके ऊपर एडिटोरियल के अंदर भी कुछ डिस्कशन हुई थी आज, और ओपिनियन के अंदर भी। तो ये पोप फ्रांकिस हैं, पोप फ्रांकिस, और ये जनाबी अली 2013 से लेकर 2025 तक रहे हैं, अनटिल हिज डेथ, ठीक है। तकरीबन 12 साल तक इन्होंने सर्व किया है। वेटिकन सिटी के अंदर ये रहे हैं। अब यहाँ पर इनका ताल्लुक अर्जेंटीना से था। अब यहाँ पर मैं आपको ना कुछ बताता हूँ कि ये वेटिकन सिटी क्या है। ये मेन चीज़ है, ये समझ लें जिस तरह हम कहते हैं ना ईसाइयों का पादरी बात की जाती है, तो पोप फ्रैंकिस बेसिकली समझ लें कि जितने भी दुनिया के अंदर चर्च हैं
उनका जो मेन चर्च है, जो मेन उनका हेड ऑफिस है, वो है वेटिकन सिटी। जितने भी दुनिया के अंदर चर्च हैं, उनका जो मेन हेड ऑफिस है वो है वेटिकन सिटी। और उसका जो मेन, यानी कि उसका चेयरमैन कह लें और उसका हेड कह लें, उसको ये पोप कहते हैं। और आगे उसका नाम, तो ये कौन है? पोप फ्रैंकिस। ठीक है, ये अब फौत हो गए। अच्छा बंदा था, इंसानियत की बात करता था, जहां पर भी जुल्म होता था न्यूट्रल होकर बात करता था, किसी की साइड नहीं लेता था। ठीक है, दो तरह से मैं इसको डिस्कस करूंगा। एक तो आपको ये वेटिकन सिटी क्या है, किधर है, कैसे है, ये बता दूंगा। दूसरा इन साहब की पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा। तो पहले वेटिकन सिटी, यूरोप के अंदर मुल्क है इटली, और इटली का कैपिटल है रोम। और रोम के अंदर यहाँ पर आपको रोम के अंदर मिलता है वेटिकन सिटी। ये एक छोटा सा शहर, और ये इटली के कंट्रोल में नहीं है, इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पर ये आपको एक बहुत बड़ा चर्च भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, दैट इज द मेन चर्च। और इसके जैसे और बड़े छोटे छोटे यहाँ पर चर्च हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये है वेटिकन सिटी। ठीक है, इस यहाँ से पूरी दुनिया के अंदर जो चर्च हैं उनको डायरेक्शंस दी जाती हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है, उनको बताया जाता है, जो मर्जी आप उसको कह सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके हेड कौन थे? इसके हेड थे पॉप साहब, ये फ्रांकिस साहब, और ये अब फौत हो गए। ठीक है, इनका अपना ताल्लुक जो था, वैसे ये अर्जेंटीना से थे, पैदाइशी तौर पर ये अर्जेंटीना से थे, और वहाँ पर ये अपनी सर्विसेज दे रहे थे। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इनके दूसरी बातों की तरफ। तो कहता है पॉप फ्रांकिस जो थे, वो जब फ़लस्तीनी जो थे उनके ऊपर जब होता है तो तब भी ये बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये उन मुसलमानों के, जहाँ पर भी इंसानों के ऊपर जुल्म होता है तो ये बंदा बोलता था। अर्जेंटीना से इसका तल्लक था, 12 साल से ये सर्विसेज दे रहा था। और इसके दौर में वेटिकन जो था वो डिवाइड हो चुका था, डिवाइडेड चर्च बन चुका था। यानी कि इसके दौर में जो वहाँ के दूसरी इसकी मेंबर्स थे, इसकी कोई भी जो पार्लियामेंट होगी या कमेटी होगी, उसमें से कुछ लोग तो इसको सपोर्ट करते थे, कुछ नहीं करते थे। उसकी एक रीज़न थी, ये एक रिफॉर्मर था। ठीक है, रिफॉर्मर से मुराद ये है कि ये गरीब और मार्जिनलाइज, जो पीछे रह जाने वाले लोग हैं, उनके हक में बात करता था, इंसानियत के हक में बात करता था। ये जस्ट लाइक अ लिबरल बंदा था। ठीक है, आज़ाद ख्याल बंदा था, इंसानियत की बात करने वाला था। तो जो दूसरे कंजर्वेटिव थे, तंग जहन वाले थे, वो इसके अगेंस्ट ही बोलते रहते थे। बहरहाल इसने अपने दौर में जो 12 साल का रहा, वहाँ पर इसने इंट्रोड्यूस की डाइवर्सिटी इन कॉलेज। वहाँ पर इन्होंने कॉलेज भी बनाया हुआ है, कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स वहाँ पर बनाया हुआ है, जहाँ पर ये अपने फादर्स वगैरह को ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाते हैं, जो भी करते हैं। तो इसने वहाँ पर क्या किया, जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं ना, वो ये नहीं कहा कि किसी का रिश्तेदार या जानने वाले को वहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। इसने कहा पूरी दुनिया में से जो भी मेरिट के ऊपर है उसको यहाँ पर बुलाया जाए। यहाँ तक कि पाकिस्तान से जोसेफ कॉटस जो हैं वो भी वहाँ पर गए, और वहाँ पर उन्होंने जाकर अपॉइंट हुए कार्डिनल कॉलेज के अंदर, वहाँ पर उन्होंने सर्व भी किया। फिर औरतों को लेकर उनको भी ये सपोर्ट करता था। कई जो वहाँ पर सीनियर जो है ना वेटिकन पोजीशंस थी, यहाँ पर बड़ी बड़ी पोजीशन थी, उनके ऊपर भी इसने औरतों को क्या किया, वहाँ पर इंस्टॉल किया कि ठीक है आप लोग सर्व करें, जो जितनी काबिल थी उसको उसके हिसाब से सीट दी। ये नहीं देखा कि इसके पीछे जो है ये किसकी बहन है, किसकी बीवी है, किसकी बेटी है। काबिलियत देखी, काबिलियत के ऊपर इस बंदे ने काम किया। तो इन चीज़ों की वजह से इसको जो था, कुछ लोग इसको अच्छा कहते थे और कुछ इसके अपने जो लोग हैं इसको बुरा भी कहते थे। बहरहाल ये इसके अलावा म्यांमार है, यमन है, सीरिया है, लबनान है, सूडान है, यूक्रेन है, फ़लस्तीन है, दुनिया में जहाँ पर भी इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई एक्टिविटी होती थी तो ये शख्स जो है एक स्टेटमेंट अपनी देता था और दुनिया को पीस की तरफ लेकर आता था, इंसानियत की तरफ लेकर आता था। और इसके जाते हुए आखिरी जुमले भी यही थे कि हम सब एक अल्लाह ताला की मखलूक हैं, तो हमें जो है इस तरह से नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए। तो ये इसके बारे में था। ठीक है, बाकी बेटा ओपिनियंस के लिए ये वेबसाइट आप इसे विजिट कर सकते हैं। ये हम लोगों का फोकल पर्सन का नंबर है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। आप एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन करवाएं, सुने, एंड इंशाल्लाह यू विल लर्न मैनी न्यू थिंग जो कि CSS PMS के लिए ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।